नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी बीएसपी को तगड़ा झटका। पूर्वांचल के कई बड़े ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीएसपी और बीजेपी के कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्वांचल के कई बड़े ब्राह्मण नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें दोस्तों, हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक हैं। हालांकि बीएसपी ने विनय शंकर तिवारी को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। इसके अलावा संतकबीर नगर के खलीलाबाद से बीजेपी विधायक जय चौबे ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया है। वहीं पूर्व सांसद कुशल तिवारी और गणेश शंकर पांडे ने भी सपा ज्वाइन कर ली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून की तैयारी, सीएम बसवराज बोम्मई ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को संकेत दिया है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जाए और इसे बेलगावी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। 13 दिसंबर से शुरू होने वाले बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि अधिकतर लोग धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध चाहते हैं। कानून विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है। समीक्षा के बाद कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। बोम्मई ने कहा कि विभाग द्वारा प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दिए जाने की पूरी संभावना है और इसे चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि धर्म परिवर्तन समाज के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दबे कुचले लोगों को इसका शिकार नहीं बनाने देना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी धार्मिक समुदायों के लोगों को धर्मांतरण रोधी कानून से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा सीएम खट्टर के नमाज वाले बयान से नाराज उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर का ऐसा भारत में नहीं हुआ था विलय। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा सीएम खट्टर के नमाज वाले बयान को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि जम्मू कश्मीर का ऐसे भारत में विलय नहीं हुआ था जहां किसी धर्म विशेष पर निशाना साधकर बयानबाजी की जाए। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नमाज के संबंध में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि नमाज लोग खुले की जगह घर में पढ़ें। सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने भी आपत्ति जताई थी। सीपीआई-एम ने कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भारतीय नागरिकों के एक वर्ग को बुनियादी संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इनका बयान बेहद आपत्तिजनक है। सीपीआई ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हर शुक्रवार को बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों को निर्धारित जगहों पर नमाज अदा करने से रोका या परेशान किया है, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये रोक हर धर्म पर होती तो यह ठीक होता, लेकिन चुनने और छांटने की पॉलिसी दिखाती है कि एक खास धर्म निशाने पर है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। हिंदुओं की सत्ता ही है कांग्रेस का सेकुलर एजेंडा, राहुल गांधी के बयान पर बिफरे ओवैसी। जी हां दोस्तों, जयपुर में महंगाई हटाओ रैली के दौरान हिंदुत्व और हिंदुओं पर दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासी पलटवार का दौर शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि क्या यही है कांग्रेस का सेकुलर एजेंडा। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। देश में महंगाई है, दर्द है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी
हालत में सत्ता चाहिए। हिंदू और हिंदुत्ववाद को दो अलग अलग शब्द बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से दो जीवों की एक आत्मा नहीं होती है, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदू वह है जो किसी से नहीं डरता, जो सबको गले लगाता है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुत्ववादियों को वापस निकालना है, हिंदुओं का राज लाना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोवा में तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, बातचीत से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने रविवार को कहा है कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वह तृणमूल बनर्जी नित तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकेंगी। पार्टी के गोवा डेस्क की प्रभारी अतिशी ने कहा कि आप गोवा में अच्छे उम्मीदवार उतारेंगी और नया विकल्प मुहैया कराएंगी तथा ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगी। गोवा में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आतिशी ने ट्वीट किया कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं कि टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, इसलिए उनके साथ बातचीत का सवाल ही नहीं है। हम गोवा में अच्छे उम्मीदवार के साथ नया विकल्प देने और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। वरुण गांधी लाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बिल। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार के कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलनों को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्राविधानों पर सुझाव भी मांगे हैं। भाजपा सांसद ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के किसानों और सरकार ने बहुत बार कृषि और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने का समय आ गया है। इसके बाद दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 8 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मिले नए मामले। देश में कुल 38 केस। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। बावजूद इसके ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। ओमिक्रॉन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली एवं हरियाणा राज्यों तक पहुंचा है। रविवार को आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में इस नए वेरिएंट के पहले मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी एक और केस पाए गए हैं। इनको मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बूस्टर डोज की बुकिंग शुरू। यूके में 30 पार के लोगों को मिलेगी खुराक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। कई देशों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की चर्चा तेज है। इस क्रम में ब्रिटेन अपने नागरिकों को बूस्टर डोज लगाना शुरू करने जा रहा है। सोमवार से ब्रिटेन में 30 से ज्यादा के उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाना शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पूरे इंग्लैंड में 30 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज के लिए सोमवार से बुकिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने कहा कि देश में 30 से 39 साल उम्र के 75 लाख लोग हैं, जिनमें से 35 लाख लोग सोमवार से बूस्टर डोज ले सकेंगे। यह फैसला बूस्टर डोज के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी होने की शुरुआती जानकारी मिलने के बाद किया गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने के मामले भी अब आने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अशोका होटल को बेचने की पूरी योजना तैयार। सरकार 60 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट सेक्टर को देगी।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक अशोका होटल को बेचने की पूरी योजना तैयार कर ली है। सरकार अपने महत्वाकांक्षी असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस होटल को 60 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट सेक्टर को देने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार एक होटल और होटल या सर्विस्ड अपार्टमेंट और दूसरे विकास कार्यों के लिए 21.5 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में लैंड पार्सल भी देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। 90 साल के लंबे लाइसेंस टर्म पर 2 लैंड पार्सल का भी ऑफर सरकार ने दिया है। हालांकि सरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में पूरा लेन देन फाइनल होने की संभावना कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जहां एक तरफ लगातार ठंड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश का कहर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 से 5 दिन बारिश होगी। इसके अलावा कुछ इलाकों में धुंध भी छाई रहेगी। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 13 दिसंबर को पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में दिखेगा। इसकी वजह से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव 13 से 15 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जमा राशि बीमा कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, बैंक डूबने पर भी जमाकर्ताओं को 90 दिन के अंदर मिलेगा पैसा वापस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख योजना के तहत जमाकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कानून में संशोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इन्हें 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है। बैंक डूबने की स्थिति में भी 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई भी बैंक अगर संकट में आता है तो जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर मिलेगा। इससे करीब 98% लोगों के खाते पूरी तरह से कवर हो चुके होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपॉजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावनाओं को सबसे पहले रखना इससे सटीक माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकार का प्लान 2025 तक 25 हवाई अड्डों का होगा निजीकरण। जी हां दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के अनुसार 25 एयरपोर्ट को 2022 से 2025 तक असेट मोनेटाइजेशन के लिए निर्धारित किया गया है। इन एयरपोर्ट्स में भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, 25 एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे। इन एयरपोर्ट्स का चयन वार्षिक ट्रैफिक और प्रस्तावित पूंजी खर्च योजना के आधार पर किया गया है। एमओएस ने कहा कि हवाई अड्डे मुद्रीकरण के लिए शर्तों को पूरा करते हैं। महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में देश के 137 में से 4 हवाई अड्डों को छोड़कर सभी नुकसान में रहे। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने सवाल पूछा था कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष में 136 एएआई हवाई अड्डों को मुनाफा हुआ या घाटा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रिजर्व बैंक ने किया आगाह, कहा ज्यादा रिटर्न पाने की चाहत रखने वाले रहें सावधान, ज्यादा ब्याज के साथ जोखिम भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने निवेशकों को आगाह करते हुए रविवार को कहा कि ज्यादा रिटर्न पाने की चाहत के बीच उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। दास ने रविवार को जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए का गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादा रिटर्न या ज्यादा ब्याज के साथ जोखिम भी ज्यादा होती है। शशिकांत दास ने कहा कि इस स्थिति में निवेशकों को ज्यादा रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सावधानी
सावधानी बरतने की जरूरत है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, एक बैंक ज्यादा ब्याज दर की पेशकश करता है तो जमाकर्ताओं को अपना पैसा लगाने के पहले खुद भी ज्यादा सजग होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऊंची ब्याज दर पर ही कुछ पेशकश व्यवहारिक हैं, लेकिन वहां पर भी जमाकर्ता को सजगता दिखानी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊंची ब्याज दर की कुछ पेशकश व्यवहारिक भी हैं, लेकिन वहां पर भी जमाकर्ताओं को सजगता दिखानी होगी। शशिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली को मजबूत एवं जुझारू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह काम मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े प्रत्येक हितधारक की यह साझा जिम्मेदारी है, चाहे वह बैंक प्रबंधन हो, ऑडिट समिति हो, जोखिम प्रबंधन समिति हो या कोई भी नियामकीय प्राधिकरण हो। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि जमा राशि के बीमा का भुगतान इस दिशा में अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगले बजट में सरकारी बैंकों को नहीं मिलेगी सरकारी पूंजी। जी हां दोस्तों, सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने की कोई घोषणा नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी है। ऐसे में सरकार द्वारा बजट में ऐसी किसी घोषणा की संभावना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों को बाजार से धन जुटाने और अपनी गैर प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का चौथा बजट पेश करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी स्कूल के बच्चे अगले साल से पढ़ेंगे भागवत गीता के श्लोक। जी हां दोस्तों, हरियाणा में अगले एकेडमिक सेशन से स्कूली बच्चों को भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को इस बारे में घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस महोत्सव में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। इस मौके पर आयोजित एक संगोष्ठी में बोलते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में अगले सेशन से स्कूली बच्चों को भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि भागवत गीता से जुड़ी किताबें 5वीं और 7वीं कक्षा के सिलेबस का हिस्सा बनेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड में सिगरेट पर लगेगा लाइफ टाइम बैन, कभी स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे युवा। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड तंबाकू उद्योग पर सबसे कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। देश के युवा अब सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद पाएगा। वर्तमान समय में न्यूजीलैंड के 15 साल तक के 11.6% युवा सिगरेट पीते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी यह आंकड़ा 29% है। सरकार माओरी हेल्थ टास्क फोर्स से आने वाले महीनों में विचार विमर्श करेगी। इसके बाद इसे अगले साल जून में संसद में पेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड सरकार की योजना है कि साल 2022 के अंत तक इस बेहद कठोर कानून को लागू कर दिया जाए। इसके बाद प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से साल 2024 से लागू किया जाए। इसके तहत दुकानों की संख्या को बहुत कम कर दिया जाएगा। साल 2007 देश में एक ऐसी पीढ़ी का लक्ष्य रखा गया है जो सिगरेट नहीं पीती हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिजली की मांग में 1.3% बढ़ी। दिसंबर के पहले 10 दिनों में खपत 34 अरब यूनिट के पार। जी हां दोस्तों, देश में बिजली की खपत दिसंबर के पहले 10 दिनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 1.3% बढ़कर 34.23 अरब यूनिट यानी बीयू पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल समान अवधि में बिजली की खपत 33.78 अरब यूनिट रही। दिसंबर 2020 के पूरे महीने में बिजली की खपत 105.62 अरब यूनिट रही थी। वह दिसंबर 2019 में यह 101.08 अरब यूनिट थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिसंबर में बिजली की मांग में सुधार की प्रमुख वजह देश में आना है। दिसंबर के पहले 10 दिन में व्यस्त समय में पूरी की गई बिजली की मांग या दिन में बिजली की सबसे अधिक आपूर्ति 169.12 गीगावाट रही। दिसंबर 2020 की समान अवधि में यह 165.42 गीगावाट दर्ज की गई थी। पूरे दिसंबर 2020 में व्यस्त समय की पूरी की गई बिजली की मांग 182.78 गीगावाट रही थी, जबकि दिसंबर 2019 में यह 170.49 गीगावाट थी।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।